अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। आज एक नए सवाल के साथ हाजिर हैं। नया क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। सवाल तो खैर आपका पुराना ही है स्टूडेंट। सवाल तो आपका वही बैंक रिकॉन्सिलिएशन का है, लेकिन एक नए ईयर को डिस्कस करेंगे और उसमें कुछ नई बातें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा स्टूडेंट मैंने आपको दो सवाल दिए थे असाइनमेंट के तौर पे 2016 के 16 का रेगुलर प्राइवेट, जो कल मेरे पास माशाल्लाह से अच्छा लगा मुझे। आप लोग काम कर रहे हैं और दो तीन स्टूडेंट ने मुझे उसकी कॉपी भेजी, समझाया, दिखाया। यकीनन मैंने चेक किया, दोनों आंसर सही हैं, बिल्कुल करेक्ट काम किया है माशाल्लाह से। आप लोग जगह रखिएगा, हर सवाल के नीचे हम उसके भी जनरल एंट्रीज भी आपको सिखाएंगे। जो एक सवाल एक पेज पे किया गया उसके नीचे आप जितना पेज बचता है उसको खाली छोड़ दें, क्योंकि हमने हर सवाल के नीचे जनरल एंट्रीज पास करनी है, राइट। अच्छा स्टूडेंट, एक सवाल और मैं असाइनमेंट के तौर पे आपको दे रहा हूं, ये आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा। कोई मसला हो तो मुझसे पूछिएगा। ये हमारा सवाल है 2017 का रेगुलर। स्टूडेंट ये लिख लिएगा 2017 का रेगुलर। और क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये मैंने देखा लिखा है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4 का बी पार्ट। आप इसका बी पार्ट कीजिएगा, राइट। कौन सा सवाल कर रहे हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन। स्टूडेंट खाली नोट कर ले, ये आपका असाइनमेंट है। ये सवाल भी सॉल्व करके मुझे भेजिएगा व्हाट्सएप पे, चेक करवाइएगा, ओके। और बाकी मैं एक सवाल आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहा हूं, और वो जो एयर है पहले इसको लिख लिएगा, फिर मैं जो एयर बता रहा हूं वो मेंशन कीजिएगा। आज का सवाल हमारे पास जो एयर है वो है 2012 रेगुलर। स्टूडेंट आज जो हम सवाल डिस्कस करने जा रहे हैं वो 2012 के रेगुलर के सवाल को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 2012 रेगुलर, राइट। और इसका क्वेश्चन है हमारे पास, पहली दफा ये हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही हमारा बैंक रिकॉन्सिलिएशन का बन गया। क्लियर है स्टूडेंट। अगेन हमेशा की तरह स्टूडेंट पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बना दूं, फिर इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। हमारी यहाँ पे कंपनी जो शो हो रही है उसका नाम है शामिर एंड कंपनी। शामिर एंड कंपनी, ये हमारी कंपनी का नाम है। देन हम क्या लिखते हैं, आप लोगों को हमेशा पता है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और फिर क्या लिखते हैं आप लोग, फॉर द मंथ एंड। इसमें महीना देखते हैं हमारे पास किस महीने की बात कर रहा है स्टूडेंट, अप्रैल की बात कर रहा है। फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 30 और 2012, राइट स्टूडेंट। ये आपके पास हेडिंग होती है हमेशा की तरह, और फिर आपको एक बाकायदा इसका स्ट्रक्चर बना लें, हमेशा काम आसान हो जाता है। और अकाउंटिंग आपकी बेस करती है एक अच्छी प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ। जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, आपको इंशाल्लाह मार्क्स भी उतने अच्छे मिलेंगे। रेस्टोरेंट ओके, आप इसमें क्या लिख लें, डिटेल लिख लें, पर्टिकुलर लिख लें। हमेशा मैं कहता हूं, बार बार हर सवाल में बोलता हूं, या तो इसमें पर्टिकुलर लिख लें, डिटेल्स लिख लें, डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। ये आपके पास है कैश बुक, और ये आपके पास है पासबुक। चलें स्टूडेंट, ये तो बनाइएगा, फिर मैं सवाल शुरू करता हूँ, आपके साथ शेयरिंग भी करता हूँ। देखिएगा, ये बना लीजिए जल्दी से। जी स्टूडेंट, ये मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, देखिएगा स्क्रीन पे सवाल, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमेशा की तरह हमारा होता है कि ट्रांजैक्शन समझते हैं, डिटेल से बात करते हैं, ताकि आपके जहन में कोई भी सवाल हो वो यहीं पे इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। फिर भी लेकिन आपको इजाज़त है, जब आपको कुछ पूछना हो फ्री होके जब चाहे पूछ सकते हैं आप लोग, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, राइट। क्वेश्चन देखिए जी स्टूडेंट, ये मैं शो कर रहा हूँ 2012 रेगुलर, आपको दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है, इसमें ऊपर लिखा है अ कंपैरिजन ऑफ द कैश बुक बैंक कॉलम
of Shamir and Company and the bank account for the month of April 2011 revealed the following. नंबर फर्स्ट पे लिखा है स्टूडेंट, बैलेंस एज पर कैश बुक अप्रैल 30 वाज ₹4,95,000 और सेकंड में लिखा है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट अप्रैल 30 वाज ₹9,50,000। राइट, देखिए स्टूडेंट, तो ये दोनों बुक के बैलेंसेस हैं। सबसे पहले हम इन बैलेंसेस को पोस्ट करते हैं और फिर अगली ट्रांजैक्शंस को डिस्कस करते हैं। राइट स्टूडेंट, जी स्टूडेंट, सबसे पहले बैलेंसेस को हम दिखाएंगे। तो क्या लिखते हैं स्टूडेंट हमेशा की तरह, बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर। तो स्टूडेंट देखिएगा, कैश बुक यानी जो हमारे पास बुक है वो हम बोलेंगे हमारे हिसाब से 30 अप्रैल को बैंक में होना चाहिए टोटल ₹4,95,000। एग्री? लेकिन सेम डे, इसी दिन बैंक स्टेटमेंट बोलता है कि आपके अकाउंट में भैया 4 लाख नहीं, आपके अकाउंट में तो ₹9,50,000 रुपए मौजूद है। 9,50,000। स्टूडेंट बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि बैंक में हमारा पैसा ज्यादा है, हमें पता ही नहीं। मैंने कहा ना, ज्यादा हो कम हो, ₹1 का फर्क हो, एक पैसे का फर्क हो, आपने एक एक पैसे को नोट डाउन करना है, एक एक पैसे का हिसाब होना चाहिए। राइट, इस वजह से हमारी दोनों बुक सेम होना चाहिए। और उसके लिए क्या होता है, अब आपको सवाल में वो आपको डिस्क्रिपेंसीज देगा। डिस्क्रिपेंसीज में बता चुका हूं, वो कमी, राइट, जो कमी रह जाती है किसी किताब में उसे डिस्क्रिपेंसीज कहते हैं। तो वो आपको तमाम डिटेल देगा कि कौन सा चेक रह गया, कौन सा नोट्स पे हो गया, कौन सा अकाउंट रिसीवेबल है या डायरेक्ट डिपॉजिट है, व्हाटएवर। जितना भी सवाल में हम एक एक ट्रांजैक्शंस पढ़ेंगे और पोस्ट करते चले जाएंगे। अगेन वाली बात करूंगा, दोनों बैलेंस के साथ स्टूडेंट ना डेबिट ना क्रेडिट, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ना फेवरेबल ना अनफेवरेबल। क्या कहते हैं इसको, जब कोई भी साइड या साइन मेंशन ना हो स्टूडेंट, तो वो हमेशा दोनों बुक के पॉजिटिव होते हैं। बार बार मैं देखिए सवाल में आपको पहले सवाल स्टार्ट करते ही बात बताता हूं, आप लोग हिप्स कर दें इस बात को। जब किसी दोनों बुक के बैलेंसेस मौजूद ना हो, सॉरी बैलेंस के साइड या साइन मौजूद ना हो, मेंशन ना हो, तो उनको पॉजिटिव लिया जाता है। और ये भी याद रखना है पॉजिटिव होते कहां है। कैश बुक का ये पॉजिटिव जो है ये बेसिकली डेबिट में शो हो रहा है। और अगर पासबुक अगर पॉजिटिव बोल रहा है, लिखा नहीं पॉजिटिव है, तो इसका पॉजिटिव क्रेडिट में होता है। और जब नेगेटिव की बात करेंगे इंशाल्लाह आगे सवाल में, तो याद रखिएगा नेगेटिव इनके अपोजिट हो जाएंगे। राइट, यानी कैश बुक का नेगेटिव आपको क्रेडिट में मिलेगा, पासबुक का नेगेटिव डेबिट में मिलेगा। बहरहाल अभी मेंशन नहीं है तो दोनों पॉजिटिव माने जाएंगे। अगली ट्रांजैक्शन में दिखाता हूं स्क्रीन पे और फिर हम सवाल करते हैं। देखिए स्टूडेंट नंबर 3 पढ़िएगा, लिखा है बिल पे चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड बाय कंपनी ₹10,000। राइट, क्लियर स्टूडेंट? जी स्टूडेंट, ट्रांजैक्शन में फिर पढ़ देता हूं। बिल पे चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड बाय कंपनी 10,000। स्टूडेंट एक बिल था, लेकिन बिल हो या नोट हो या नोट्स, आपको कई दफा बता चुका हूं मैं, नोट्स हो या बिल्स हो, आप एक ही बात ली जाती है, नोट्स या बिल्स। अब देखना ये होता है, हम नोट्स को नोट्स पेएबल भी कह सकते हैं और नोट्स को नोट्स रिसीवेबल भी कह सकते हैं। एग्री? सेम इसी तरह से हम बिल पेएबल भी हो सकता है हमारा और बिल रिसीवेबल भी हो सकता है। आपको कैसे पता चलता है, आपको मैं कई दफा बता चुका हूं, चाहे वो बिल हो या नोट्स लिखा हो, अगर बैंक हमारा उस बिल की पेमेंट करके हमें बता रहा है और अभी तक हमारा रिकॉर्ड नहीं है, इसका मतलब है वो बिल्स पेएबल है। पेमेंट करने वाले थे, बैंक ने पे कर दिया स्टूडेंट, आज हमें भी करना चाहिए। एग्री? और अगर बोल रहा हो बिल्स कलेक्टेड या बिल कलेक्शन या बिल्स रिसीव, अगर ये लिखा है कि बैंक ने बिल्स कलेक्ट कर लिए, बैंक ने बिल्स कलेक्ट कर लिए, रिसीव कर लिए और अभी तक हमें नहीं पता, आज जब पता चला तो हम भी अपनी कैश बुक में ऐड करेंगे। तो सिंपली स्टूडेंट लिखा है बिल्स पे। राइट, बिल्स पे चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश कंपनी। कंपनी का मतलब होता है कैश बुक को कहते हैं कंपनी। राइट स्टूडेंट, भूलिएगा नहीं इस बात को। तो हमारे बैंक ने हमारी एक पेमेंट बिल्स की कर दी है, राइट, लेकिन अभी तक हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है। जैसे ही मुझे पता चला तो मेरी भी वर्किंग शुरू हो गई। मैंने भी क्या करना स्टूडेंट, सिंपली मैंने भी लेस कर लेना है। राइट, कहां से लेस करना है, कैश बुक से। और किस नाम से लेस करना है स्टूडेंट,
बिल्स पेएबल के नाम से। ये हमारा लेस होगा, हम इसके बिल्कुल स्ट्रेट में लाते हैं। माइनस करने के लिए आपको पता है हमेशा मैं ब्रैकेट यूज करूंगा, ये माइनस होगा। सही है स्टूडेंट, अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं। जिस स्टूडेंट नंबर 4 पे देखिएगा लिखा हुआ है द बैंक पेड अ स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर इंश्योरेंस ऑफ ₹9,000। सही ना, द बैंक पेड अ स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर इंश्योरेंस ऑफ ₹9,000। जी स्टूडेंट, एक छोटी सी बात यहाँ पे एक नई टर्म आ गई है। देखिए होता क्या है, जब हम बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो हम बैंक को कुछ ऑर्डर पास कर देते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन देकर आते हैं कि जब ये काम हो तो इस काम की इजाजत आपको है, हम ऑर्डर देके जा रहे हैं, ये काम आप कर लिया करें डायरेक्ट, राइट। आपको डायरेक्टली ये काम करने की इजाजत है, जिसको हम कहते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर। तो ये स्टूडेंट क्या कहते हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि हमने अपने बैंक को एक स्टैंडिंग ऑर्डर दे दिया था। किसके बारे में क्या दिया था, लिखा था बैंक पेड अ स्टैंडिंग ऑर्डर। हमारे एक ऑर्डर को पेड कर रहा है और किसके अगेंस्ट पे कर रहा है, इंश्योरेंस की अदायगी कर रहा है। यानी कि हम बैंक को इस बात का ऑर्डर दे चुके थे कि ये इंश्योरेंस का टाइम आए, इंश्योरेंस की पेमेंट का टाइम आए तो आप इस हमारी ये इंश्योरेंस पेड कर दिएगा। ये हमारा स्टैंडिंग ऑर्डर कहलाता है। स्टूडेंट क्लियर है? तो स्टूडेंट हमें ये बैंक बता रहा है कि हमने आपके स्टैंडिंग ऑर्डर को फॉलो करते हुए आपकी इंश्योरेंस की पेमेंट 9,000 कर दी। शाबाश, कर दी उसने। हमने कहा था जब आज मुझे पता चला कि यार इस महीने मेरा स्टैंडिंग ऑर्डर फॉलो हो गया है, पेड हो गया है, तो जब आज मुझे पता चला स्टूडेंट, तो मैं भी क्या करूंगा, वेरी सिंपल सर, मैं भी लेस कर लूंगा, बहुत आला, इसको भी मैं लेस करता हूं। इसको हम लिखते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर। और बट आगे स्टैंडिंग ऑर्डर के आगे स्टूडेंट याद रखिएगा, आपको मेंशन करना पड़ेगी रीजन के स्टैंडिंग ऑर्डर किस चीज का अदा किया है। आपने अदा किया है इंश्योरेंस का, एग्री? क्योंकि आगे जब हम जर्नल एंट्री बनाना सीखेंगे तो वहां स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं आएगा, वहां पर इंश्योरेंस का अकाउंट ओपन होगा। क्लियर स्टूडेंट? 9,000 रुपए मजीद लेस कर दिए, कोई दिक्कत स्टूडेंट? ना इंशाल्लाह। अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं। स्टूडेंट ये 5th ट्रांजैक्शन देखिएगा, लिखा है द बैंक रिसीव्ड डायरेक्ट क्रेडिट ट्रांसफर ऑफ पेमेंट ऑफ ₹1,20,000 फ्रॉम याया। दिख रहा है स्टूडेंट? अगेन पढ़ दो, द बैंक रिसीव डायरेक्ट क्रेडिट ट्रांसफर अ पेमेंट ऑफ ₹1,20,000 फ्रॉम याया। चलें डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा ना, हमने एक ऑर्डर बैंक को दिया कि हमारी डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो। बिल्कुल, बैंक हमारी जब भी वो पेमेंट का टाइम आता है, बैंक के पास ऑर्डर होते हैं, वो कर देता है। एक और बैंक के पास अथॉरिटी होती है हमारी तरफ से, और वो अथॉरिटी क्या होती है, वो तो बाय डिफॉल्ट होता है। देखिए, पैसा देते वक्त तो बैंक यकीनन हमसे पूछेगा कि आपके लिए कोई चेक आया है, आपका पेमेंट करनी है, बहुत हैवी चेक है, इस चीज की पेमेंट करनी है नहीं करनी है, कहीं ऐसा तो नहीं है ये इतनी बड़ी पेमेंट का चेक आ गया है कि आपसे चोरी हो गया हो आपका चेक, राइट, किसी ने उठा लिया हो और गलती आपके साइन के जरिए आपका साइन वाला चेक था और लाके वो कैश करा रहा है और आपको पता नहीं इस बात का, तो पेमेंट करते वक्त तो बैंक हमें पूछ लेता है इस बारे में कि हुआ है, आपका चेक है, पेमेंट जा रही है। लेकिन देखिए, रिसीव करते वक्त जब पैसा आ रहा होता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, चाहे 1,000 आए या 1,00,000 आए या 10 लाख आए, पैसा आ ही तो रहा है, बैंक को कोई नुकसान तो होना नहीं है। बैंक ने पैसे जितने भी हमारे रिसीव करेगा वो मेरे अकाउंट में डाल देगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसफर रिसीव किया है, डायरेक्ट क्रेडिट ट्रांसफर, राइट। आपको ये बात तो पता है कि बैंक में हमारा अमाउंट जब भी बढ़ता है, डिपॉजिट होता है, कहां पर आता है, क्रेडिट में आता है, एग्री? अच्छा, ये कितना रिसीव किया, 1,20,000। किससे रिसीव किया, पेमेंट किसकी थी, किसको पेमेंट करनी थी, फ्रॉम याया। देखिए, अब याया कौन है, कॉमन सेंस यूज कीजिए स्टूडेंट। अगर याया की पेमेंट हमारे पास आ गई है, हमारे बैंक ने हमारे अकाउंट में रिसीव करके क्रेडिट कर दी है, तो याया हमारा क्या हुआ, रिश्तेदार तो नहीं है ना। अब बताएं, दो बातें, या तो याया मेरा सप्लायर है या याया मेरा कस्टमर है। अब बताएं,
कि कस्टमर से पेमेंट आती है, पैसा रिसीव होता है, या सप्लायर से स्टूडेंट? ऑफ कोर्स कस्टमर से आती है। तो ये यारिया मेरा एक कस्टमर था, मैंने एक दिन इसको क्रेडिट पे सेल करी होगी। आज जब पेमेंट का टाइम आया तो यारिया ने क्या किया कि वो डायरेक्ट मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर आ गया पैसे, चाहे उसने ऑनलाइन कर दिए हो, मोबाइल से कर दिए हो, राइट, कुछ भी कैसे भी उसने डायरेक्टली मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करके क्रेडिट कर दिया। इस बात की नॉलेज मेरे पास फिलहाल नहीं थी, लेकिन आज एंड पर बैंक मुझे ये बता रहा है कि यारिया कस्टमर के भी पैसे आए 1,20,000, वो आपके पास शो नहीं हो रहा। मेरा हाँ बिल्कुल, मुझे तो पता ही नहीं था। तो आज जब मुझे पता चला कि यारिया ने भी, मेरे कस्टमर ने भी बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया, तो मैंने भी क्या करना है स्टूडेंट, मैंने भी अपनी कैश बुक में ऐड करना है। तो इसको हम कहते हैं स्टूडेंट डायरेक्ट डिपॉजिट। मेंशन कर दें यारिया के नाम पे, कस्टमर का नाम लिख दें, और ये ऐड होगा, कितना ऐड होगा स्टूडेंट? 1,20,000 रुपए कैश बुक के बैलेंस में ऐड किया जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? जी जनाब, नेक्स्ट देखते हैं। जी स्टूडेंट नंबर 6 बहुत ही सिंपल है, कोई बात करने की नहीं है, बहुत सिंपल लिखा हुआ है, अनक्लियर चेक्स 1,50,000। और स्टूडेंट आप लोगों को ये बात पता है कि अनक्लियर चेक्स को हम अनक्रेडिट चेक्स भी कहते हैं। वो चेक्स जो कि बैंक में डिपॉजिट्स हो गए हैं, लेकिन बैंक को अभी तक उन चेक की क्लियरेंस नहीं मिल पाई, उनका पैसा ट्रांसफ़र नहीं हुआ बैंक में, तो इसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं। तो बहरहाल, लेकिन जब वो अनक्लियर होता है और लेकिन हमें इस बात की श्योरिटी होती है, या हमारे कस्टमर ने हमें इस बात की श्योरिटी दी होती है कि ये चेक हो जाएगा क्लियर, कोई डाउट नहीं है, इसको रहने दें, 1-2 दिन में क्लियर होकर बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो बैंक तो हमें उससे अनक्लियर शो कर रहा होता है, फिर लेकिन हम बैंक से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये 1-2 दिन में चेक आपके अकाउंट में आ जाएंगे, इसके पैसे आ जाएंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो फिर बैंक हमारी रिक्वेस्ट पे स्टूडेंट अनक्लियर चेक्स को हमारे पासबुक के बैलेंस में, बैंक के बैलेंस में ऐड कर देता है। इस वजह से वो हमारे कहने पे, लेकिन उसको लिखता क्या है? अनक्लियर चेक्स, राइट स्टूडेंट? क्योंकि जब ये क्लियर हो जाएंगे तब भी तो ऐड करना होगा बैंक को, लेकिन फिलहाल आज हमारी रिक्वेस्ट पे वो उसको अनक्लियर कह के पासबुक में क्या कर देगा? ऐड कर देगा। क्लियर स्टूडेंट? अब इसको रिकॉर्ड करते हैं। जी स्टूडेंट, तो अब ये हमारा पासबुक में अनक्लियर ऐड होगा, तो अब यहां लिखते हैं ऐड अनक्लियर्ड चेक्स। ये स्टूडेंट आपके पासबुक में चले गए, कितने थे? 1,50,000, यानी कि 1,50,000 पासबुक के कॉलम में ऐड किए जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट? शाबाश। नेक्स्ट वन देखिएगा, ट्रांजैक्शन। स्टूडेंट नेक्स्ट वन देखिएगा, ट्रांजैक्शन लिखा है नंबर 7। प्रोमिसरी नोट्स पेड बाय द बैंक वाज नॉट recorded in the company's cash record of ₹1 lakh including interest expense 10,000। ठीक है स्टूडेंट? क्लियर है? राइट? अब जरा इस पर डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट, देखिए बार बार ये बात कर रहा हूँ, बिल से या नोट से, अगर पेड कर रहा बैंक आता है कॉमन सेंस है तो वो बिल्स पेएबल होगा या नोट्स पेएबल होगा, और अगर रिसीव या कलेक्ट कर रहा है तो वो नोट्स रिसीव होगा, रिसीवेबल होगा। राइट स्टूडेंट? अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहा है? तो प्रोमिसरी नोट्स पेड बाय द बैंक, कॉमन सेंस है, प्रोमिसरी नोट्स जब भी अदा किए जाएंगे स्टूडेंट, जब भी अदा किए जाएंगे वो नोट्स पेएबल होंगे यकीनन। और कितने के अदा कर दिए बैंक ने? हमारे डायरेक्टली अदा कर दिए, लेकिन अभी तक कहते हैं कंपनी की किताब में, कैश बुक में इसकी रिकॉर्डिंग नहीं है। आज हमें इसकी इंफॉर्मेशन मिल रही है बैंक के जरिए कि हमने आपके 1 लाख रुपए के प्रोमिसरी नोट्स अदा कर दिए, पेड कर दिए। राइट स्टूडेंट? लेकिन साथ में ब्रैकेट में क्या लिखा है? वो जो 1 लाख रुपए बैंक ने हमारे दिया उसमें 10,000 रुपए इंटरेस्ट भी शामिल था। ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, अगर टोटल अमाउंट 1 लाख है और फिर आगे ब्रैकेट में लिखा हो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ₹10,000, ये जो भी अमाउंट लिखा हो, तो इसका मतलब ये होता है वो जो 1 लाख में बताया उसके अंदर इंटरेस्ट शामिल है। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये होगा कि नोट्स पेबल की जो ओरिजिनल वैल्यू है, जिसको हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, वो क्या होगी? यकीनन स्टूडेंट सही कह रहे हैं, 90,000 होगी। यानी कि नोट्स पेबल जो हमें लायबिलिटी थी वो 90,000 की होगी, लेकिन आज क्योंकि हमने एक टाइम लिया होगा, उस टाइम पे हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है, तो हमारे बैंक ने इंटरेस्ट शामिल करके टोटल 1 लाख दे दिए। लेकिन हमें ये बात पता है, इस पॉइंट से पता चल गया कि हमारे नोट्स की जो ओरिजिनल वैल्यू, फेस वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू है वो है 90,000, और उस पर अदा करने वाला है 10,000 इंटरेस्ट। तो ये दोनों बातें, लेकिन बैंक ने तो हमारे यहाँ से लेस कर दी 1 लाख, लेकिन आज मुझे जब पता चला तो मुझे भी क्या करना है? लेस करना है। कहां से लेस करना है स्टूडेंट? कैश बुक से।
बट स्टूडेंट इसको ब्रेक करके लेस कीजिएगा हमेशा। आप लेस करें, नोट्स पेबल को अलग लेस करें स्टूडेंट, क्योंकि जब हम एंट्री बनाएंगे तो दोनों अकाउंट अलग अलग रिकॉर्ड होंगे। नोट्स पेबल या तो आप ट्रांजैक्शन तो यहां तो एक कर सकते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस। स्टूडेंट यहां मैंने क्या किया है, नोट्स पेबल प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंस के ऊपर टोटल अमाउंट हमारा कितना बना, 1 लाख रुपए। लेकिन आप लोगों को याद रखिएगा जब हम एंट्री पास करेंगे तो नोट्स पेबल में हम 90,000 डालेंगे, इंटरेस्ट में हम 10,000 डालेंगे, याद रखिएगा। शाबाश। ओके, अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं स्टूडेंट। 8 पे लिखा हुआ है स्टूडेंट, डिविडेंड कलेक्शन वाज क्रेडिटेड बाय द बैंक, वाज नो रिकॉर्डेड इन कंपनी कैश रिकॉर्ड ₹1,70,000। दिख रहा है स्टूडेंट? ओके, क्लियर? जी स्टूडेंट, अब क्या हुआ, देखिए आपने ट्रांजैक्शन 23 दफा क्या चीज कलेक्ट करी। देखिए आप कलेक्शन कर रहा है बैंक, कॉमन सेंस से आपको पता है पैसा आ रहा होगा, लेकिन इसका कलेक्शन का नाम क्या है, ये मैं 2-3 दफा पिछले सवाल में डिस्कस कर, डिविडेंड बता चुका हूं ना, जहां पे हमने शेयर्स खरीद के जहां पे इन्वेस्टमेंट करी है जिस कंपनी में, उस कंपनी को जब प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट में हमारा हिस्सा बना, उस हिस्से को हम कहते हैं डिविडेंड। तो उस बैंक ने, उस कंपनी ने जहां पे हमारी इन्वेस्टमेंट थी, उसने हमारा डिविडेंड डायरेक्टली हमारे बैंक में ट्रांसफर कर दिया, राइट। इसके बारे में लिखा है जो कि कैश रिकॉर्ड में अभी तक रिकॉर्ड नहीं है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है। तो आज पता चला स्टूडेंट, तो हम भी सिंपली क्या कर लेंगे, वेरी सिंपल, हम भी डिविडेंड इनकम के नाम से अपनी कैश बुक में 1,70,000 रुपए ऐड कर लेंगे। डिविडेंड इनकम, तो ये कैश बुक में 1,70,000 रुपए प्लस किए जाएंगे स्टूडेंट। क्लियर है? अगली ट्रांजैक्शन देखिएगा स्टूडेंट। जी स्टूडेंट नंबर 9 देखिए, लिखा है अ चेक वाज इशूड टू अहमद फॉर पेमेंट ऑफ ₹12,000 but was erroneously recorded by company ₹21,000। Clear student? Okay. जी स्टूडेंट, अगेन वही एरर आ गया, फिर बार बार सिखा रहा हूँ, अच्छी तरह से इसको हिफ्ज कर लें, बहुत आसान है, बस आप लोग ध्यान में रखिएगा। 2-3 पॉइंट्स को हमेशा कहता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, हमेशा मैंने कहा ट्रांजेक्शन पढ़ने के बाद, कि ये एरर या गलती कर कौन रहा है, अमाउंट की। मैं पढ़ रहा हूँ, लिखा हुआ है अ चेक वाज इशूड टू अहमद फॉर पेमेंट ऑफ ₹12,000। हमने अहमद को एक चेक इशू करा पेमेंट के लिए। कॉमन सेंस है, अहमद को जब पेमेंट के लिए हम चेक दे रहे हैं स्टूडेंट, तो वो हमारा सप्लायर है या कस्टमर, ये बात पीछे भी पूछी मैंने, लेकिन हमारा वो इस दफा सप्लायर है। हम जिसको पेमेंट करते हैं सप्लायर, हम जिससे पैसा रिसीव करते हैं वो हमारा कस्टमर। तो यहाँ पे हमने अहमद को पेमेंट करी, कितने की पेमेंट करी, 12,000 की करी है, राइट स्टूडेंट। कहते हैं बट वाज एररोनियसली रिकॉर्डेड बाय कंपनी, कंपनी यानी हमारी कैश बुक, हमसे वो रिकॉर्ड हो गया 21,000। चलेगी, मैंने कहा सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये पिक करना होता है कि कौन सी बुक गलती कर रही है। हमने मालूम कर लिया पहले पॉइंट में कि सर गलती किसकी है, कैश बुक की, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने कहा था हमेशा दूसरी पॉइंट क्या हमको पॉइंट आउट करना है कि गलती कौन सी साइड में कर रहे हो, विड्रॉ साइड में या डिपॉजिट में, क्योंकि हमने चेक इशू करा था। इशू करने के बाद चेक हमेशा कहां पे रिकॉर्ड होते हैं, विड्रॉ साइड पे, यानी कि क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होते हैं कैश बुक की, राइट, यानी कि माइनस किए जाते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये हमारा विड्रॉ का केस है, यानी कि विड्रॉ करते हुए गलती हुई। क्लियर है स्टूडेंट, दूसरी बात चल गई है। अब तीसरे में लिखा गया है कि आपका एक्चुअल अमाउंट कितना था, ये भी आपके सवाल में लिखा होगा, तो लिखे आपके एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट मेंशन करें कितने का स्टूडेंट, 12,000 रुपए का एक्चुअल था जो आपने किसी को पेमेंट के लिए दिया है, जो आपकी विड्रॉ साइड में 12,000 आना चाहिए था, जो 12,000 आपकी कैश बुक से माइनस होना चाहिए था। बट फोर्थ लिखे पॉइंट कि आपने उसको रिकॉर्ड कितना करके बैठे हुए हैं, गलत तो रिकॉर्ड किया है, तो रिकॉर्डेड अमाउंट क्या है आप वो दिखाएं। तो रिकॉर्डेड अमाउंट स्टूडेंट 21,000 रुपए आपने अपनी विड्रॉ साइड से दिखा दिए, लेस कर दिए कैश बुक से। लेकिन 5 और 5वीं और लास्ट, बल्कि 5वीं जो पॉइंट आपको होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हमेशा आपको मैंने बताया है कि जब आप लोग
ऐसी गलती को सही करेंगे रिकॉन्सिलेशन में, तो हमेशा जो एक्चुअल और रिकॉर्डेड अमाउंट है इनका क्या लेंगे, डिफरेंस अमाउंट। याद रखिएगा स्टूडेंट, ना 12 रिकॉर्ड होगा ना 21, हमेशा क्या रिकॉर्ड होगा, डिफरेंस। डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 और 1 9, 9,000 रुपए हमारा इसका डिफरेंस है। अब हमें इस स्टेटमेंट में 9,000 को क्या करना है, एडजस्ट करना है, उसी से हम लोग अपने बिल्कुल करेक्ट अमाउंट पे पहुंच जाएंगे। और लास्ट पॉइंट में हमें क्या करना है, इसका इफेक्ट। तो इफेक्ट क्या है, मैं आपको कई दफा बता चुका स्टूडेंट कि अगर ये फॉर्मूला बन जाता है कि अगर विड्रॉ साइड में एक्चुअल अमाउंट आपका लेस देन हो, एक्चुअल क्या हो, लेस देन था, राइट, लेकिन आपने विड्रॉ साइड में उसको ज्यादा मोर देन रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड ही कर लिया, तो इस दफा डिफरेंस को हमेशा आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे कैश बुक में। ये कॉमन सेंस है। आपकी जेब में सिर्फ 12,000 लेस हुए तो आपने शो ये करेंगे 12,000 माइनस किए, लेकिन आप बोले मैंने 21 कर दिए, जब आपको पता चला लिया ने तो 12 किए, तो आप क्या करेंगे, अपनी जेब के बैलेंस में 9,000 वापस ऐड कर लेंगे, राइट। ये फॉर्मूला है, बिल्कुल इसी पे कायम रहिएगा, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टूडेंट इसको क्या करना है हमें, ये कैश बुक में क्या होगा स्टूडेंट, ऐड होगा। इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, हमेशा मैंने कहा एरर, और ये एरर हमारा किस पे हुआ है, यकीनन अकाउंट पेएबल पे, क्योंकि हमने अहमद की पेमेंट करी है, अहमद हमारा सप्लायर है, और सप्लायर की हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट, 9,000 रुपए कैश बुक में ऐड होगा। राइट, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिएगा, 10 ट्रांजेक्शन देखिए स्टूडेंट, लिखा है अनप्रेजेंटेड चेक्स 4 लाख। वेरी सिंपल स्टूडेंट, कोई इस पे बात करने की जरूरत नहीं है कि अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या होते हैं। स्टूडेंट अनप्रेजेंटेड का नाम आपको बार बार बता चुका हूं, और क्या कहते हैं इसको, आउटस्टैंडिंग चेक भी कहते हैं, अनपेड चेक भी कहते हैं। और आपको ये बात अच्छी तरह पता है कि अनप्रेजेंटेड चेक्स को क्या करते हैं स्टूडेंट, सर जी माइनस करते हैं। कहां से माइनस करते हैं स्टूडेंट, पासबुक से माइनस किए जाते हैं। और आपको पता है ना ये कौन से चेक्स होते हैं, ये वो चेक्स होते हैं जो हमने इशू कर दिए पेमेंट्स के लिए पार्टी को, यानी कि सप्लायर को, लेकिन हमने अपने यहाँ से तो लेस कर लिए होंगे, लेकिन किसी वजह से वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए, तो फिर हम बैंक से कहते हैं कि आप आज ही लेस कर लो, क्योंकि कल भी जब आएंगे तो लेस करना पड़ेंगे, आज ही लेस कर लो, क्योंकि महीने की इस महीने हमने आपके इशू करे चेक, राइट, और हमने अपनी कैश बुक से माइनस कर लिए थे स्टूडेंट, और आज हमें अपनी दोनों बुक्स को रिकंसाइल करना है। जब मैंने माइनस कर लिए तो आप भी लेस कर लो, राइट, बैंक हमारी रिक्वेस्ट पे आज ही लेस कर देता है। अनप्रेजेंटेड चेक्स को हमेशा माइनस किया जाता है पासबुक से। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, इसमें नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन चार्जेस 15,000 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्लियर स्टूडेंट, जी स्टूडेंट, यह लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन चार्जेस 15,000 नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, राइट स्टूडेंट। देखिए ट्रांजैक्शन चार्जेस क्या होते हैं, जो ट्रांजैक्शन करती है बैंक, लेकिन उसमें हमें सर्विसेज चार्जेस देना पड़ते हैं बैंक को। आपको पता है आपका ये दौर है आजकल ट्रांजैक्शन करने पर, हमारी गवर्नमेंट ने भी लगा दिए हैं कि 1 लाख के ऊपर 0.06% कटेगा, यानी कि 1 लाख के ऊपर अगर ट्रांजैक्शन करेंगे तो बैंक उसमें से 600 रुपये रोक लेगा, राइट। तो ट्रांजैक्शन चार्जेस भी हमारे होते हैं। तो क्या हुआ, हमने जितनी भी ट्रांजैक्शन इस महीने करी, राइट, तो उसका जो भी अमाउंट बना वो 15,000 रुपये बना। अलग अलग हमने पूरे महीने करी होंगे, लेकिन ओवरऑल बैंक ने क्या किया, पूरे महीने की ट्रांजैक्शंस के जो टोटल चार्जेस हैं वो 15,000 वन टाइम में लेस कर दिए। आज हमारी कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं है। जब आज हमें पता चला स्टूडेंट, तो हम भी क्या करेंगे स्टूडेंट, यकीनन हम भी लेस करेंगे। इस नाम से ट्रांजैक्शन चार्जेस माइनस होंगे कैश बुक से 15,000। क्लियर स्टूडेंट, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। सो नेक्स्ट दिख रहा है, लिखा है ज़कात डिडक्टेड ₹40,000 एंड मार्कअप क्रेडिट ₹60,000 बाय बैंक। यानी कि अब क्या हुआ, अब बैंक में हमें 2 और एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ें मिली जो अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है। ये बैंक बता रहा है, वो बोल रहा है 2 बातें बता रहा है कि हमने आपके अकाउंट से इस महीने ज़कात डिडक्ट करी, माइनस करी 40,000 की, और आपके बैंक में मार्कअप जो है वो क्रेडिट किया 60,000 का, राइट। ये दोनों बैंक ने किए हैं, तो कॉमन सेंस है
ये बैंक ने की हैं, तो इसका मतलब अभी तक कैश बुक में इन दोनों की पोस्टिंग नहीं है। तो आज एंड ऑफ द मंथ हम रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हुए दोनों को कंसीडर करेंगे और देखते हैं दोनों किस तरह कंसीडर किए जाएंगे। ज़कात डिडक्टेड ₹40,000 एंड मार्कअप क्रेडिट ₹60,000 बाय बैंक। देखें, मैं आपको कहा ना, बैंक जो भी पूरा महीना काम करता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं बैंक के पास राइट होता है उसको डिडक्ट करने का डायरेक्टली, राइट, ओके। एक चीज उसने क्या की कि ज़कात, मैं आपको बता चुका था शुरू में जब पढ़ा रहा था लेक्चर, मैंने आपको ज़कात दिखाई थी, बताई थी कि जिस महीने ज़कात कटनी होती है, मीन हमारे यहाँ तो खैर आपको पता है फर्स्ट रमजान को ज़कात कट जाती है। सपोज ये करें ये रमजान का महीना था, रमजान की स्टेटमेंट जब महीने में आई, तो इस महीने हमने बैंक को मना नहीं किया। मैंने आपको बताया था कि अगर हमें बैंक से ज़कात नहीं डिडक्ट करवानी, नहीं माइनस करवानी, तो स्टूडेंट हम क्या करें, हम बैंक को एक एफिडेविट या अंडरटेकिंग फॉर्म भर देते हैं कि ज़कात ना काटिएगा, तो वो नहीं काटते। लेकिन अगर हम ये प्रोसेस ना करें, अंडरटेकिंग फॉर्म ना भरें, तो बैंक के पास राइट है कि वो अपने तमाम बैंक अकाउंट होल्डर के अमाउंट से जो ज़कात बनती है जितनी परसेंटेज, वो लेस कर लेता है। तो डिडक्ट किया उसने क्या चीज, ज़कात को माइनस किया। तो हम भी क्या करेंगे स्टूडेंट, जी माइनस कर दें, बिल्कुल स्टूडेंट, बगैर सोचे समझे लेस कर दें, सिर्फ ज़कात लिखिएगा स्टूडेंट। कुछ लोग ज़कात के साथ, मैंने आपसे कहा था ना, ज़कात चार्जेस, ज़कात एक्सपेंस लिखते हैं। मैं पसंद नहीं करता बीइंग अ मुस्लिम, क्योंकि ज़कात हम पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है स्टूडेंट, जोर जबरदस्ती नहीं है। हम बहुत खुशी से देते हैं ज़कात, और देना चाहिए, ज़कात खुशी से देना चाहिए, क्योंकि ज़कात देने का मतलब ये होता है आपके पास माशाल्लाह से माल दौलत है। आप दुआ करा करें कि या अल्लाह मैं लाखों में ज़कात दूं। अल्लाह से अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो एक छोटा सा फार्मूला, अल्लाह से इनडायरेक्टली बात करें, अल्लाह मैं इस साल 2 लाख रुपए ज़कात दूं, इस साल मैं 5 लाख ज़कात दूं। समझ जाएं, 5 लाख ज़कात का मतलब है आपके पास करोड़ों में अमाउंट होना चाहिए, राइट। इसका मतलब आप करोड़पति हो गए। तो ज़कात ज्यादा देने की दुआ मांगा करें स्टूडेंट। जितनी ज्यादा ज़कात देंगे इसका मतलब है आपके पास उसका कई गुना अमाउंट आपके पास है, किसी भी फॉर्म में, कैश में, ज्वेलरीज की फॉर्म में, प्रॉपर्टी बाय। समझ में आ गया स्टूडेंट। तो ज़कात देना हम पे फर्ज है, दिया जाता है, तो इसको चार्जेस या एक्सपेंस का नाम ना दिया करें, सिर्फ ज़कात लिख के माइनस कर दें कैश बुक से। अच्छा, इसके साथ साथ बैंक ने और क्या किया, मार्कअप को क्रेडिट दिखाया। बता चुका हूं बैंक का क्रेडिट क्या मतलब होता है स्टूडेंट। बैंक अगर मेरे अकाउंट को क्रेडिट कर रहा है बैंक, तो वो मेरे अकाउंट में पैसा बढ़ा रहा है, क्लियर, मेरे अकाउंट को इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे वो क्रेडिट किस पर्पस के लिए कर रहा है, वो मार्कअप डाल रहा है। तो याद रखिएगा, मार्कअप या इंटरेस्ट एक ही चीज है। मार्कअप या इंटरेस्ट, जब हम अकाउंट खुलवाते हैं तो यकीनन बैंक हमारे पैसे को इस्तेमाल कर रहा होता है अपने बहुत सारे पर्पस के लिए, और उसके ऊपर फिर सालाना मंथली बेसिस पे हमें मार्कअप या इंटरेस्ट दे रहा होता है। अब वो इंटरेस्ट मार्कअप हमारे घर देने नहीं आएगा स्टूडेंट, लेकिन उसके पास हमारा अकाउंट खुला हुआ है, तो जैसी मार्कअप बनेगा वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर मीन क्रेडिट कर देगा, बढ़ा देगा। तो उसने 2 बातें बताई इस महीने एक्स्ट्रा, कि मैंने आपके इस महीने 40,000 रुपए ज़कात के नाम से काटे हैं और 60,000 रुपए मार्कअप के नाम से आपके अकाउंट में बढ़ाए हैं। ये दोनों बातें मुझे नहीं पता थी, तो मैं दोनों ट्रीटमेंट कर रहा हूं। ज़कात को मैंने माइनस कर लिया स्टूडेंट, और मार्कअप को क्या करूंगा स्टूडेंट, ऐड करूंगा। शाबाश, मार्कअप ये हमारा क्या होगा कैश बुक में स्टूडेंट, 60,000 रुपए प्लस होगा। क्लियर स्टूडेंट, राइट। अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं। स्टूडेंट सेकंड लास्ट देखिएगा, लिखा है विड्रॉवल ऑफ कैश ₹20,000 फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज बाय शामिर वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। देखिए स्टूडेंट, हुआ क्या इस दफ़ा, शामिर जो आपको पता है कंपनी का नाम शामिर इन कंपनी, यानी कि शामिर जो है वो इस कंपनी का ऑनर है। और आपको ये बात पता है अकाउंटिंग में ऑनर के पास अपने कारोबार से एक राइट होता है। राइट किस चीज़ का होता है, वो अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए भी बिज़नेस से कुछ पैसा ड्रॉ कर सकता है, निकलवा सकता है। बिज़नेस का पैसा चाहे उसके ऑफिस में रखा हो, बिज़नेस का पैसा चाहे उसके बैंक में रखा हो, राइट स्टूडेंट। तो वो जहाँ से जाए, जहाँ उसकी मर्जी आए, वो अपने पर्सनल ख़र्चे भी अपने कारोबार के ख़र्चों से
पूरे कर सकता है। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पे भी क्या हुआ कि शामिर जो ऑनर था उसने अपना कोई पर्सनल एक्सपेंस पूरा किया 20,000 रुपये का, राइट, ड्रॉ करवाए अपने पर्सनल खर्चों के लिए, ओके। लेकिन फिर क्या हुआ कि शामिर ने उसकी इंफॉर्मेशन अपने अकाउंटेंट यानी कि कैश बुक जो मेंटेन करता था आपकी कंपनी का, शामिर का, उसके अकाउंटेंट को बताना भूल गया। लेकिन जाहिर सी बात है स्टूडेंट, जब बैंक से उसने 20,000 रुपये निकाले, बैंक को तो इससे गर्ज नहीं है कि आप अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहे हो या आप अपने किसी ऑफिस के काम के लिए लेके जा रहे हो, इससे उसको बैंक का क्या लेना देना। बैंक ने बोला आप 20,000 मेरे अपने अकाउंट से लेके जा रहे हो, मैं आपको 20,000 देता हूं और मैं आपके अकाउंट से लेस कर दूंगा। तो बैंक ने तो 20,000 देने के बाद लेस कर दिए, राइट। लेकिन शामिर की जो जिम्मेदारी थी वो ये थी कि वो वापस आके अपने अकाउंटेंट को ये बात बताता कि बैंक से मैंने 20,000 रुपये ड्रॉ करवाए और तुम भी यहां से कैश बुक से माइनस कर लो। लेकिन क्या कहते हैं, शामिर वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, यानी कि शामिर ने उसको रिकॉर्ड नहीं करवाया कैश बुक में। क्लियर स्टूडेंट? तो स्टूडेंट बात तो समझ में आ गई आप लोगों को कि शामिर भूल गया, बता नहीं पाया अपने अकाउंटेंट को। आज जब उसको एंड पे याद आया, हाँ यार मैंने 20,000 रुपये और निकाले थे, मैं तो भूल ही गया, वो मेरे कुछ पर्सनल काम थे, घर के काम थे, राइट। अकाउंटेंट ने बोला सर निकाले थे, बिल्कुल। बोलेगा तुम भी यार आज लेस कर लो, भूल गए थे, आज लेस कर लो कैश बुक से। तो इसको हम क्या कहते हैं, पर्सनल यूज के लिए जब पैसा निकालते हैं उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, ड्राइंग कहते हैं। तो कैश बुक से 20,000 रुपये और माइनस कर दिए गए। क्लियर स्टूडेंट? शाबाश। लास्ट ट्रांजैक्शन की तरफ जा रहे हैं हम लोग। जी स्टूडेंट, लास्ट ट्रांजैक्शन देखिए, सवाल के लिखा है रेंट अर्न्ड ₹40,000 was collected and credited in bank but was not recorded in cash book। स्टूडेंट दिख रहा है आप लोगों को? जी स्टूडेंट, फिर क्या हुआ, मैंने आपसे कहा ना, बैंक के पास मेरे अकाउंट में अगर कहीं से पैसा आ रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट कि बैंक पैसा मेरे अकाउंट में रिसीव कर ले। कहां से आ रहा है, कितना आ रहा है, कोई फर्क नहीं है। हाँ, पेमेंट करते वक्त ये मैंने आपसे कहा था, अगर ज्यादा अमाउंट बैंक कोई चेक आता है, कोई अननोन आता है चेक लेने, आपके अकाउंट से पेमेंट हो रही है, तो उसके बारे में लेकिन बैंक थोड़ा सा कॉन्शियस होता है और आपसे एहतियातन पूछ लेता है फोन करके कि एक बड़ा चेक आया है आपके अकाउंट से जाने के लिए, पेमेंट के लिए, क्या रिलीज कर दे, इशू कर दे, आपने इशू करा है, ये मैंने बताया था इशू करा है। अगर आप कहते हैं हाँ यार ये मैंने इशू करा है, फला बंदा है, तो वो कर देता है। लेकिन जब पैसा आ रहा होता है तो बैंक को इससे कोई गर्ज नहीं कहां से आ रहा है, बैंक ने तो आपके अकाउंट में रिसीव करके प्लस कर देना है। यहां पे भी क्या हुआ, लिखा क्या अर्न किया है, रेंट एंड ₹40,000 was collected and credited by the bank was not recorded in the cash book। देखिए हमने कोई ना कोई हो सकता है अपना कोई घर, अपनी दुकानें जो हमारी जाती थी, ऑनर की शामिर की, उसने वो दुकानें या घर किराए पे दिया हुआ था, सही है। अब उस किराए को देने का मतलब है कि उसको महीने का उसका क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। और उसने यकीनन अपने किराएदार को, अपने टेनेंट को इस बात पे इस इंस्ट्रक्शन दे दी होगी कि ये जो किराया है वो मेरे अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दिया करो, राइट, इसी अकाउंट में जो बिजनेस का अकाउंट है। तो क्या हुआ, बैंक को इससे गर्ज नहीं, मेरा जो भी एक टेनेंट था वो बैंक में गया और मेरा रेंट जो था, जो मैंने अर्न करना था हर महीने, वो रेंट बैंक में जमा करा के आ गया, जिसको बैंक ने कलेक्ट करके क्रेडिट कर दिया। बैंक का क्रेडिट पता है, यानी कि ऐड कर दिया। लेकिन अभी तक मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है। जब आज पता चला गया इस महीने मेरे अकाउंट में 40,000 रुपए भी ऐड हुए हैं, किसी इसके रेंट के, तो स्टूडेंट मैं भी क्या करूंगा स्टूडेंट, कॉमन सेंस ऐड कर दूंगा। किस नाम से, इसको लिखूंगा रेंट इनकम, रेंट इनकम। क्लियर स्टूडेंट? ये 40,000 रुपए क्या होंगे हमारी कैश बुक में, प्लस होंगे। अब स्टूडेंट हम इसको फाइनलाइज करते हैं, प्लस माइनस करते हैं दोनों साइडें और चेक करते हैं क्या हमारे दोनों साइडों के बैलेंस सेम है या नहीं आ रहे, देखते हैं हम। चलिए जी स्टूडेंट, अब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं और कैलकुलेशन आपको बता रहा हूं, माशाल्लाह कैश बुक में बहुत सारी मिसिंग थी इस महीने और पासबुक में सिर्फ 2 बातें थी जो नहीं रिकॉर्ड हो पाई थी, वो हमने पासबुक में करा दी और बाकी तमाम पूरा क्वेश्चन आप देखें, तमाम की तमाम आइटम आपकी कैश बुक के कॉलम में आ रही। और आपको पता है स्टूडेंट, तरीकेकार हमेशा बता चुका हूं, जो ब्रैकेट है वो आपके इस बैलेंस से माइनस होंगे, राइट, यानी कि आप एक एक करके माइनस करते रहें और जब तमाम माइनस कर दें, जो बैलेंस आखिर में बचेगा उस बैलेंस में फिर तमाम प्लस वाले कर दिएगा तो हमारा बैलेंस आ जाता है। या आप दूसरा प्रोसेस वैसे कर दें कि इस अमाउंट में आप पहले जो प्लस हो रहे हैं, ये प्लस हो रहा है स्टूडेंट, ये प्लस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, ये और ये
पहले चाहे तो इन सबको प्लस कर दें, इसमें फिर जो अमाउंट है प्लस करने के बाद उसमें ही तमाम माइनस कर दें, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं क्या करता हूं स्टूडेंट, मैं 4,95,000 में पहले मैं माइनस कर रहा हूं तमाम माइनस वाले, राइट? ये ध्यान रखिएगा, माइनस दिस वन माइनस दिस वन माइनस 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 एंड माइनस, राइट? इन तमाम अमाउंट को पहले मैं माइनस करके देखता हूं कितना बैलेंस बचता है। 4,95,000 स्टूडेंट, राइट? मैं आपको शो भी कर देता हूं स्क्रीन पे जी, देखिएगा ये मैंने 4,95,000 रखा स्टूडेंट, इसमें मैंने चले वो आप लोग भी देख लेगा, मैं इस पे डायरेक्ट कर देता हूं, शायद वो स्क्रीन पे बंद नहीं रहा। 4,95,000 में मैं लेस कर स्टूडेंट, सबसे पहले 10,000 रुपए माइनस किए, फिर मैं माइनस करता हूं स्टूडेंट 9,000 माइनस कर दिए, फिर मैं माइनस करता हूं स्टूडेंट 1 लाख माइनस हो गए, फिर मैं माइनस करता हूं स्टूडेंट 15,000 माइनस हो गए, फिर मैं माइनस करता हूं स्टूडेंट 40,000 माइनस हो गए, और लास्ट में मैं माइनस करता हूं स्टूडेंट 20,000। इन सब को माइनस करके अब जो बैलेंस बचा उसको कहेंगे 3,01,000 रुपए बचा, राइट स्टूडेंट? 3,01,000। अब 3,01,000 में आप ऐड कर दें कौन से प्लस वाले, ये प्लस है, एक 20, एक 70, 9,000, 60,000 और 40, ये चारों पांचों अमाउंट प्लस कर देंगे। देखिए मैं प्लस करता रहता हूं, प्लस 120,000 प्लस 170,000 प्लस 9,000 प्लस 60,000 एंड प्लस 40,000। स्टूडेंट मेरे पास आंसर इस सब के बाद फाइनली आ रहा है 7 लाख रुपए का। 7 लाख रुपए मेरे पास आंसर आ गया स्टूडेंट। अब जरा देखते हैं पासबुक का भी आंसर यही आना चाहिए इंशाल्लाह। 9,50,000 देखें बैलेंस है हमारे पास, इसमें सिर्फ दो ही फिगर आ रही है, एक ऐड करना है और एक लेस करना है। तो पहले ऐड कर लेते हैं, 9,50,000 में प्लस कर लेते हैं स्टूडेंट 1,50,000, ये हो जाता है 11 लाख, और 11 लाख में से लेस करते हैं स्टूडेंट 4 लाख रुपए, तो सिंपली हमारे बचता है 7 लाख। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आंसर इक्वल आ गए, राइट? और 7 लाख दोनों बुक के बैलेंस सेम आ गए। और कौन सा बैलेंस कहते हैं स्टूडेंट? हमेशा एडजस्टेड अमाउंट, ये एडजस्टेड बैलेंस। क्लियर स्टूडेंट? सवाल समझ में आ गया? लेंदी सवाल था लेकिन मजेदार सवाल था। इसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, कोई भी बात पूछनी हो स्टूडेंट, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर समझ में ना आई, इनकेस कोशिश मेरी पूरी होती है कि आपको आपका जो भी सवाल ज़हन में आ रहा हो हम उसको अपने सामने रखते हुए उसको इस तरह से ब्रीफ करें कि आपके सवाल इंशाल्लाह यहीं कवर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी यकीनन इंसान है, हमारे बोलने में कुछ कमी हो, राइट? हो सकता है आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो स्टूडेंट, तो फिर भी आप मुझसे व्हाट्सएप या फेसबुक पे डायरेक्टली इस सवाल की कोई भी ट्रांजैक्शन मसला हो पूछ लीजिएगा, राइट स्टूडेंट? इंशाल्लाह अगली क्लास में नए सवाल पे बात करेंगे। और याद रखिएगा जो मैंने सवाल आपको असाइनमेंट का दिया था 2017 का, वो असाइनमेंट करके मुझे आज या कल तक मुझे व्हाट्सएप कॉपी करें उसकी, राइट स्टूडेंट? क्लियर? टेक केयर, खुदा हाफिज़।